चैप्टर 4 चैप्टर 3 का कल वीडियो बन गया था बेटा, बंद कर दो। क्लोज योर कॉपीज, क्लोज योर बुक्स, बस केवल और केवल समझो। इसमें समझने का है, केवल समझिए आप लोग बस। पिन ड्रॉप साइलेंस। चैप्टर 4 का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो पहले तो मैं इस वीडियो में बता दूं क्या क्या होगा। पहले पूरे चैप्टर 4 का इंट्रो पार्ट दिया जाएगा, एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल होंगे, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने चैप्टर का नाम पढ़ा लीनियर, तो आपको मैं बताऊंगा लीनियर क्या होता है, फिर बताऊंगा इक्वेशन क्या होता है, 2 तो पता ही होगा, 2 वेरिएबल। ये 3 टॉपिक पहले समझ लो। जो चैप्टर का नाम है पहले उस नाम का मीनिंग समझते हैं। लीनियर मीन्स क्या होता है, आपको याद आ रहा होगा कि जो चैप्टर 2 क्लास 9th में हमने पढ़ा है उसका नाम क्या था, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल था। तो आपसे बोला गया कि जब वेरिएबल की पावर 1 होती है, जब वेरिएबल की पावर, तो उसको बोलते थे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते थे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों बोलते थे उस पे आते हैं। देखो लीनियर ये लाइन से ही मिलकर बना है, लाइन से ही मिलकर बना है। तो लीनियर का मीनिंग होता है पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए। बहुत से बच्चों को वेरिएबल नहीं पता होगा तो जान लो। वेरिएबल, वेरी मीन्स क्या होता है, चेंज होना, चेंज होना। वेरी मीन्स क्या होता है, चेंज होना। और एबल मीन्स चेंज होने के लायक। जो चीज़ चेंज हो सकती है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। और एक इसका अपोजिट क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट, जो कभी भी चेंज नहीं होता है। कांस्टेंट मीन्स जो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे 0, 1, 2, 3 जो भी नंबर्स है ना, ये कांस्टेंट है, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। अगर 2 का मतलब 2 है, फिजिक्स में भी यही होगा, केमिस्ट्री में भी यही होगा, हिंदी में भी यही होगा। कभी 2 का मीनिंग 3 नहीं होगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो चीज़ चेंज होती रहती है। जैसे हमारे इंग्लिश में रिप्रेजेंट करते हैं X, Y, Z, A, B, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनको वेरिएबल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सर वेरिएबल? क्योंकि आपने कोई एक क्वेश्चन सॉल्व किया, वहाँ पे x का आंसर 3 आ गया। कोई एक क्वेश्चन सॉल्व किया, वहाँ पे x का आंसर 4 आ गया। तो x तो सेम है, आंसर तो चेंज हो रहे हैं ना उसके। तो अगर कोई आपसे पूछे वेरिएबल क्या होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सर, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा x + 1 = 0, तो x का आंसर क्या होगा, -1। और मैंने कहा x - 1 = 0, x का आंसर क्या होगा। तो x तो सेम है, आंसर चेंज हो रहे हैं ना इनके। तो ये वेरिएबल है, मतलब इनके आंसर चेंज होते रहेंगे, तो इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो लीनियर क्या होता है कि जो वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए। जैसे मैंने ये लिखा x + 1, तो x की पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है ना। तो ये लीनियर हो गया। क्या हो गया, लीनियर में आप देखो लाइन शब्द आ रहा है, लाइन। अभी लाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। क्या जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। और अगर आपने इसका ग्राफ बनाया, x² + 4 का मान लो आपने ग्राफ बनाया, तो स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी, एक कर्व जाएगा। क्या जाएगा, एक कर्व। इस कर्व का नाम है पैराबोला, वो आगे की बात है। बट एक बात सिंपल था समझो, लीनियर मीन्स होता है कि जहाँ वेरिएबल की पावर 1 हो। लीनियर इसलिए बोला गया क्योंकि जब आप इनका ग्राफ बनाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्लियर है, लीनियर शब्द का मीनिंग समझ गए। अब इक्वेशन पे आ जाओ। अगर x + 1 लिखा हुआ है केवल, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर x + 1 सेम है, = में कुछ भी आ जाए, 0 आ जाए, 4 आ जाए, 3 कुछ भी आ जाए, तो इसी को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, LHS RHS दोनों होते हैं, ठीक है। और ये लीनियर क्यों है, x की पावर क्या है, 1, x की पावर क्या है, 1। जब = में कुछ नहीं है तो लीनियर पॉलिनोमियल, जब = में कुछ आ गया तो लीनियर। तो हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन, मतलब इस टाइप की इक्वेशन बनेगी इन 2 वेरिएबल। कितने वेरिएबल का यूज़ होगा, 2 वेरिएबल का। हमारे पास यहाँ तो x एक ही वेरिएबल था ना, तो अब एक इक्वेशन लिखता हूँ मैं, x + y = 4। कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल। कितने हैं, और दोनों ही वेरिएबल ऐसे हैं जिनमें x की पावर 1 है। देखो x की पावर क्या है, y की पावर क्या है, मतलब वेरिएबल की पावर 1 है, तो इसको बोलेंगे लीनियर।
सही बात है। इक्वल्स टू में है तो क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन, और दो वेरिएबल हैं तो टू वेरिएबल। तो जो चैप्टर का नाम है क्या, उसका मीनिंग समझ गए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है सर? अच्छा, अब देखो ये समझ गया ना, पावर ऑफ वेरिएबल 1 होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर, पावर बोलो या इसको एक्सपोनेंट बोल दो या फिर बोल दो इंडेक्स, एक ही बात होती है, पावर एक्सपोनेंट इंडेक्स। लेकिन जो डिग्री होता है इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम। जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी x² y³ + z = 0, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 3। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई, 3। जो मैक्सिमम पावर होती है इसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। चलिए अच्छा, अब देखो बेसिक सा है, समझना है आपको, क्योंकि क्लास 10th चैप्टर 3 पता है क्या है, सबको सेम है, बस इसके आगे पेयर आ जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब क्लास 10th में आप यही सब पढ़ेंगे और वहाँ पे 2 इक्वेशंस होंगी, यहाँ पे 1 पढ़ेंगे बस। अब यह है कि सर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है। देखो अगर मैंने आपको एक इक्वेशन लिखी x + 1 = 0, ये लीनियर इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल, इन कितने वेरिएबल है इसमें, 1 वेरिएबल है। तो इसका जो भी आंसर आएगा उसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो x + 1 = 0, x बराबर क्या होगा, तो -1 को क्या हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस और नो। ये रहा -1 भैया, आप दिखा दो, ये रहा -1, क्लियर है। तो जब 1 वेरिएबल था तो इसके आंसर को हम दिखाते थे नंबर लाइन पे, किस पे दिखाते थे, क्यों नंबर लाइन पे दिखाते थे, क्योंकि नंबर लाइन तो 1 होती है, यस और नो। और यहाँ अननोन वैल्यू कितनी थी, x। अब अननोन वैल्यू समझो, मैंने जो भी वर्ड यूज़ किया अननोन, अननोन मतलब होता है जिसकी वैल्यू हम नहीं जानते, नॉन मीन जानते हैं, अन मीन नहीं, जिसकी वैल्यू हम नहीं जानते हैं। जैसे अगर मैं अभी आपसे पूछूं बताओ x की वैल्यू क्या है, तो अभी आप नहीं बता पाएंगे, आप सॉल्व करेंगे ना। तो अभी अननोन वैल्यू क्या x है, तो अननोन वैल्यू कितनी, 1 है, कितनी है, 1 है। तो 1 नंबर लाइन पे ही आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ x + y = 3, अब अननोन वैल्यू कितनी है, 2, तो इसके लिए लाइन कितनी होगी, 2। तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे, इसको कभी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अननोन वैल्यू 2 हैं, तो लाइन भी रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चाहिए। तो कहने का मीनिंग क्या अल्टीमेटली, कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो वो किस पे रिप्रेजेंट होगा, ग्राफ पे। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल तो किस पे रिप्रेजेंट होगा, नंबर लाइन पे। इन बातों को समझना, सुनना और लिख लेना बाद में, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल है केवल, तो किस पे रिप्रेजेंट होगा आंसर उसका, नंबर लाइन पे। अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो उसका आंसर किस पे रिप्रेजेंट होगा, ग्राफ पे। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ अननोन वैल्यू 2 है तो लाइन भी 2 होंगी। अगर ये हो जाता Z3 तो इसकी 3 की रिक्वायरमेंट हो जाती, यस और नो, क्लियर है ना। अगर x + y z होता तो इसकी 3 लाइन होती, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, जो हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है सर। तो क्या जो नाम था इसका वो समझ गए आप, क्लियर है सर। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई सर, क्यों हमको ये पढ़ाया जा रहा है। अब एक बात सुनो, मैंने आपसे कहा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच हुआ, ठीक है। मैंने कहा उसमें 2 प्लेयर्स ने मिलके, 2 बैट्समैन ने मिलके 170 रन बनाए, 170 रन बनाए। अब 2 प्लेयर का मैंने नाम नहीं बताया आपको, मैंने कहा 2 प्लेयर का मैंने नाम नहीं बताया, तो मैंने कहा बताओ इसको इक्वेशन में लिखो। तो आपने कहा एक प्लेयर x है, एक प्लेयर ने x रन बनाए, एक ने y बनाए, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया, क्या ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गया। जो मैंने इतनी बड़ी बात बोली थी कि इन अ क्रिकेट मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2 प्लेयर्स मेड द स्कोर 170, ये मान लो एक वहाँ पे सेंटेंस लिखा, इतना बड़ा सेंटेंस था, उसको आप सिंपल से मैथमेटिकली एक लाइन में रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। कि 2 बैट्समैन है x और y, उन्होंने मिला के कितने रन बनाए, 170, क्लियर है। तो मैंने उसको एक लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसलिए कि जो बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन थी या बहुत बड़े सेंटेंसेस थे, उनको मैथ में सिंपल वे में हमने एक लिख दिया, तो उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके। एक्स और वाई क्या होंगे, 2 बैट्समैन हैं। अब उन दोनों बैट्समैन का नाम तो हमको नहीं पता
किसी का x ले लिया, किसी का y ले लिया। जैसे 8th क्लास में पढ़ते थे कि इनकी एज बताओ, तो लेट द एज x, तो चीज़ नहीं पता होती उसको मैथ्स में x लेट कर लेते हैं। क्लियर है? चलो अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो या जनरल फॉर्म बोल दो। स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर बोल दो जनरल फॉर्म। किसकी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, समझ गए? स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म किसकी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो ये क्या होती है, ये होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे x और y ये तो वेरिएबल्स हैं, और a, b एंड c ये हमारे क्या हैं? कांस्टेंट या रियल नंबर्स, कुछ भी बोल दो, ये रियल नंबर्स हैं। मतलब कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे कांस्टेंट ना बोल के रियल नंबर भी बोल सकते हैं। और कंडीशन क्या है? a 0 नहीं होना चाहिए और b 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। ये पूरी कंडीशन यहाँ पे समझो इसको जरा, पहले एक एक करके समझते हैं। a क्या है? अगर मैं आपसे बोलूँ a क्या है? x का कोफिशिएंट। क्या है? कितने बच्चों को पता कोफिशिएंट? ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है? जो किसी वेरिएबल के आगे लिखा होता है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 2x प्लस 3y, मैंने कहा था x का कोफिशिएंट, तो x को हाइड करो, x के आगे क्या है? 2, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया? पक्की बात है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? और b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ, इसे हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? गुणांक। गुणा मतलब मल्टीप्लाई, अंक, गुणा मैंने जिस अंक का किया तो मतलब मल्टीप्लाई करना किसी नंबर में, ठीक है। तो x में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? a का, तो a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y और c इज़ द कांस्टेंट। c क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या? तो -1 2 0 ये सब होगा। तो यहाँ पे a b c कांस्टेंट बोल दो। छोटे क्लास में, तो बड़े क्लास में यहाँ पे लिखा रहेगा रियल नंबर। क्या लिखा रहेगा? रियल नंबर्स, ठीक है सर। अच्छा, ये क्यों बोला गया कि a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 नहीं होना? अब सोचो जरा, a का x के साथ क्या हो रहा? मल्टीप्लाई। अगर a 0 हो गया तो 0 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, x हट गया तो ये 1 वेरिएबल रह गया। और पढ़ेंगे क्या? 2 वेरिएबल, x तो हट गया ना। अगर आपने x के आगे 0 लिख दिया तो मल्टीप्लाई होके कितना है? 0, तो x तो हट गया। क्या अब ये 2 वेरिएबल है? नहीं, अब ये क्या है? 1 वेरिएबल। तो इसीलिए कह रहे हैं कि a और b 0 नहीं होने चाहिए। क्लियर है जी? अच्छा, ये मैं लिख देता हूँ और ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग ज़्यादा पढ़ोगे। एनसीईआरटी में सीबीएसई का जो एग्ज़ाम 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएंगे। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जो सॉल्यूशन आता है, इसका जो आंसर आता है, इसका जो सॉल्यूशन आता है वो यूनिक होता है। क्या होता है? अभी बताऊंगा। एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इनका जो सॉल्यूशन आता है, इनका जो आंसर है वो इनफाइनाइट आते हैं। अच्छा, यूनिक का मतलब होता है एक। यूनिक बोलो या 1 बोल दो, कि इनफाइनाइट बोलो या मैनी बोल दो। इन दोनों में अंतर समझो रहा भैया क्या है। जैसे कि ये पहले बात तो ये याद रख लेना, भूलना मत। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। चलो, एक ऐसी लीनियर इक्वेशन होता है 1 वेरिएबल। बताओ, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। एग्जाम्पल दो इसका। एक ऐसी लीनियर इक्वेशन बताओ जो 1 वेरिएबल हो। x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन है, इसीलिए इक्वल्स टू में कुछ आया। यहाँ पे x के कितने आंसर आएंगे? एक ही तो आएगा। अरे यार, x का आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 2 उधर -2। यस और नो? एक ही तो आंसर आएगा ना। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मैंने कहा मान लो x प्लस वाई इक्वल्स टू, यहाँ x और y के इनफाइनाइट आंसर आएंगे। क्या आएंगे? इनफाइनाइट। देखो कैसे आएंगे। एक बार आप क्या करो, x की जगह 1 पुट करो। क्या करो? x की जगह 1,
तो y कितना आएगा, तो जाके माइनस हो जाएगा, कितना आया 1। तो एक तो आंसर आ गया 1,1। अब एक बार पुट कर दो x की जगह 2 तो y और कुछ आएगा, x की जगह 3 पुट कर दो y और कुछ आएगा। कब तक पुट करोगे, इनफाइनाइट। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। समझ गए ना। अगर कोई पूछता है कैसे, तो x की वैल्यू चेंज करते जाइए, y विल बी चेंज ऑटोमेटिकली। गॉट इट। डाउट तो नहीं हो रहा है कि सर कैसे इनफाइनाइट है। और ऐसा नहीं है मैंने x की जगह 1 पुट किया, y की जगह भी कुछ भी पुट कर सकते। ग्राफ टेबल की तरह भी तो हाँ टेबल ही तो बनेगी, टेबल ही तो बनेगी। अरे क्लियर है भैया, पक्की बात है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। तो ये दो चीज़ें हैं, ये चीज़ और ये चीज़ आपके लिए लिखनी है। और लीनियर का मीनिंग क्या होता है, पावर ऑफ वेरिएबल। लीनियर का जो मीनिंग होता है, पावर ऑफ वेरिएबल 1। लिख लो इसको, प्यार की आग में। चलिए अब देखो, दो एग्जाम्पल है इसमें 4.1 में। कह रहे हैं कि ये आपको इक्वेशंस गिवन है, कह रहे हैं इसमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो। तो पहले मैं लिख देता हूँ क्या थी स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यही तो था। ए क्या था, एक्स का कोफिशिएंट, बी वाई का और सी कॉन्स्टेंट। तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म को देखो, तो RHS 0 है। तो RHS को क्या बनाओ आप यहाँ पे 0, मतलब ये इधर लेके आओ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूँगा, 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल्स टू। अब a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, c की। देखो a क्या होता है, जो x के आगे होता है। x क्या है 2, y के आगे क्या है 3, तो b कितना हो गया, और कांस्टेंट 4.37। क्लियर है जी। अब आ जाओ यहाँ पे, सेम काम कि RHS मेक इट 0 सबसे पहले। तो आ जाइए, x तो यहीं पे है, अब -4 भी यहीं पे है, √3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्लियर है। मतलब RHS में जो भी है उसको शिफ्ट कर दो LHS में, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। चलो a क्या होता है, जो x के आगे लिखा होता है। x के आगे क्या, कुछ नहीं तो 1। अब देखो यहाँ ज़्यादातर बच्चे गलती कर जाते हैं, b की वैल्यू वो -4 लिख देंगे। नहीं, b क्या होता है, जो y के आगे लिखा है, y के आगे क्या है -√3, और c क्या है, जो भी रहा बच्चा -4। ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट हमेशा पीछे मिलेगा, कांस्टेंट आपको आगे भी मिल सकता है। क्लियर है। अब इधर आ जाइए, अब देखो ये RHS है, इसको इस तरफ लेके आ जाओ। तो ये 4 तो यहीं रहेगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 5x और प्लस का, मैं मतलब RHS के जो भी एलिमेंट्स हैं उसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ LHS में। क्लियर है। अब इसके आंसर में एक नई चीज़ और बताऊँगा आपको। अब a क्या होता है, जो x के आगे लिखा होता है, b क्या होता है, जो y के। तो a के x के आगे क्या है -5। भाई साहब कोई बालक 4 - 5 मत कर देना, वैभव तुमको देख के याद आया मुझे। अब b क्या है, जो y के आगे लिखा है, तो y के आगे क्या लिखा है। अब c क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट 4 है। एक बच्चे का आंसर ये आ रहा है, समझना जरा, सारे बच्चे लोग ध्यान देंगे, समझना जरा ध्यान से। ये क्वेश्चन था, मैंने आपसे बोला कि आप इन सबको इस तरफ लेके आ जाओ। हो सकता है कोई बच्चा इसको लेके चला जाए, बात तो एक ही ना कि अगर 2 = 0 है या 0 = 2, बात तो एक ही ना। तो वो इस 4 को लेके गया था, सॉरी 4 इधर गया तो किसका हो जाएगा ये, और ये तो ऐसे ही रहेंगे 5x - 3y। तो a की वैल्यू क्या है, जो x के आगे लिखा है क्या है 5, b की वैल्यू क्या है, जो y के आगे -3, और c क्या है। अब आप कहोगे सर यहाँ c की वैल्यू 4 आ रही है, यहाँ -4 आ रही है। एक ही बात है, पूछो कैसे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ की वैल्यू क्या है +5, b की वैल्यू क्या है 3, यहाँ क्या है माइनस का डिफरेंस आ जाए। क्यों ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि एक बात सुनो ना, x = 3 है, आप जब 3 को लेके आओगे तो 3 माइनस का हो जाएगा, x को लेके जाओगे तो x माइनस का हो जाएगा। बात तो एक ही है। तो किसी को भी लेके आ जाओ, इसको आंसर ये भी ठीक है और आंसर ये भी ठीक है। ऐसा मत करना किसी ये सही है या फिर आंसर दोनों ठीक है। चलो जी इधर आ जाओ, अभी y को इधर लेके आ जाओ, 2x - y = 0। a क्या है, जो x के आगे लिखा क्या है 2, और b क्या है भैया, जो y के आगे क्या लिखा है -1, और c क्या है, दिख रहा है किसी को, नहीं तो 0।
कोई डाउट है तो बताओ। सर हम यहाँ पे 0 लिख भी सकते हैं और नहीं नहीं यार, 0 लिखना है। नहीं माइनस वाई प्लस 0। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, इट विल रन। चलो आ जाओ भैया इधर। ये एग्जाम्पल 2 बहुत अच्छा है। ये कह रहे हैं कि ये इसमें 1 वेरिएबल है ना, क्यों x, और चैप्टर का नाम क्या है 2 वेरिएबल। तो एग्जाम्पल 2 में कहा गया है कि हमने तो 1 वेरिएबल दिया है, आप उसको 2 वेरिएबल में लिख के दिखाओ हमको। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं 1-2 बेसिक बातें बता दूं। एक बच्चे का आंसर 4 आया, मान लो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर 4 आया। मैंने कहा चलो 4 तो ठीक है, हमें आंसर 5 में चाहिए भाई साहब, हमें आंसर 5 में चाहिए। तुम यार कहो यार ये क्या बात है, आंसर 4 आ रहा है और सर कह रहे हैं हमको 5 में चाहिए। तो हम क्या करें, इसको 4 को कैसे लिख सकते हैं, 5 - 1 आ गया 5 में आंसर। हमको 5 में ही चाहिए था ना, हमको मतलब 5 तो हमको चाहिए ही चाहिए था। क्लियर है भैया? क्या बात समझ आई ना? अभी भी रहा तो 4 ही, मतलब कुछ ऐसा ऑपरेशन करो कि 5 आ जाए और आंसर भी 4 का 4 आए। तो ये कह रहे हैं कि इसको 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करो और कोई फ़र्क भी ना पड़े। तो एक बात सुनो, ये है क्या, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x तो है प्लस 0 × y माइनस 5 हो गया 2 वेरिएबल में। ये पॉइंट नहीं है, अब 9th क्लास में आ जाओ, ये क्या इनटू बोला जाता है इसको। पॉइंट होता है बीचों बीच में और इनटू का साइन थोड़ा सा नीचे होता है। इनटू मतलब मल्टीप्लाई। अगर आपको डाउट है भाई साहब, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अब हायर क्लासेस में आए हो तो इस कंसेप्ट को समझो। 0 × y मतलब 0 का मल्टीप्लाई y के साथ हो रहा है, तो 0 का y के साथ होगा, आंसर क्या आया, कोई फ़र्क पड़ा क्या? तो और दिखने में ऐसा लगा भाई साहब 2 वेरिएबल है, वाह वाह, दिखने में लग रहा है जैसे नहीं कि वो कहता है कि 1 करोड़ जीते मैंने, 50 लाख तेरे, 50 लाख तेरे, बाकी इन सब में बांट दो। अब वो बड़े खुश, भाई हमें बड़ा पैसा मिला, तुम्हें मिला क्या? तो वही कंडीशन यहाँ पर है, 2 वेरिएबल में है, नहीं है कुछ भी नहीं भाई, तो यस और नो। ऐसे यहाँ पर आ जाओ, कह रहे हैं y = 2 है, इसको 2 वेरिएबल करो तो 0 × x, बाकी सब ऐसे ही लिख दो। x नहीं है तो 0 × x कर दो, y नहीं है तो 0 × y कर दो। अब यहाँ पे थर्ड में कह रहे 2x = 3, यहाँ y है कहीं, तो क्या 2x + 0 × y, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। फोर्थ कह रहे हैं 5y = 2, 0 × x, ख़त्म। डाउट है तो बताओ। 2 वेरिएबल में अगर कहते थर्ड में करो तो 0 × z और लगा देते बस, फोर्थ में करो 0 × t लगा दो, u लगा दो, कुछ भी खुद बैठ जाओ, कुछ भी लगा दो, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? अब आते हैं एक्सरसाइज पे। आज ये 4.1 एक्सरसाइज पे आते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिख ही दिया लगभग। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने लिखा बट मैं इससे नहीं बताऊंगा, इससे पहले मैं कुछ बेसिक बात बता दूं। अब वो बात आपको याद रखनी है क्लास 10 तक। क्या कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है एक्सीड, भूलना मत इन सब चीज़ों को, ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ है इंक्रीज, लेटर, हैंस और एगो, बिफोर, आफ्टर, प्रोसीड, डिक्रीज और आफ्टर हो गया, नहीं रुक जाए यार अभी, 2 टाइम्स और ट्वाइस, 3 टाइम्स या थ्राइस, 4 टाइम्स। अब देखो इनका मीनिंग क्या है। अगर और ये मिलेंगे अब आपको, बेटा बात नहीं कर, अब बैठ जाओ फिर। अब देखो अगर ये चीज़ें आपको मिलती है, इसका एक्सीड का मतलब क्या होता है, ज़्यादा है, इंक्रीज का मतलब भी ज़्यादा है, लेटर का मतलब भी ज़्यादा है, हैंस का मतलब भी ज़्यादा, आफ्टर का, अगर ये कहीं पर भी आपको मिलते हैं इसका मतलब आपको प्लस साइन लगाना है। क्या लगा, मैंने इसीलिए कहा इनको भूलना मत, आगे बहुत काम देगा, अभी 9th में ही काम देंगे आपको। और कहीं लिखा एगो आ गया, बिफोर आ गया, या प्रोसीड आ गया, या डिक्रीज आ गया, तो इन सब का मीनिंग क्या होता है, माइनस। और अगर कहीं पे 2 टाइम्स या ट्वाइस मतलब 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स या थ्राइस मतलब 3 का मल्टीप्लाई,
4 टाइम मतलब 4 का। और अगर कहीं लिखा है टेंस, इसको अच्छे से समझना, अगर कहीं लिखा है टेंस और कहीं लिखा है टेंथ, इनमें अंतर समझो। अगर कहीं लिखा है टेंस मतलब 10 का मल्टीप्लाई, और कहीं लिखा है टेंथ तो 10 से डिवाइड। अगर कहीं लिख के आया 4 टेंस, जैसे ये लिखा है 4 टेंस, तो इसका मतलब हो गया 40। और अगर कहीं लिखा है 4 टेंस मतलब 4/10, 0.4। भूलना मत ये चीज़ें। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। ये बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन इनका यूज़ बहुत है दवा के। अच्छा, अब एक चीज़ और सोचो, अब आएगी इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम इक्वेशन है। तो यहाँ पे केवल एक चीज़ समझनी बस आपको, और 12th क्लास तक फ्री हो जाओगे आप। क्या मैंने बोला कि एक लड़का ए है, एक लड़का बी है, और इक्वेशन में साइन कौन सा आता है? बराबर का। ठीक है, मैंने कहा कि ए का वजन, ए का वेट बी से 20 किलोग्राम ज़्यादा है। अब ध्यान से सुनना, ए का जो वजन है वो बी के वजन से क्या है? ज़्यादा है। तो क्या ए बराबर बी लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, क्योंकि ए का वजन तो ज़्यादा है, नहीं लिख सकते ना। लेकिन अब बराबर लिख सकते हैं, ए का वजन बी से 20 किलोग्राम ज़्यादा है, मैंने 20 किलोग्राम का एक लड़का बैठा दिया इधर, अब तो लिख सकते हैं बराबर। क्या बात चमकी? मतलब आप ये कहेंगे कि ये इक्वेशन ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बीच में साइन किसका था? बराबर का। तो अब दोनों को मुझे बराबर करना है, अब दोनों को मुझे बराबर करना है। मैंने कहा कि ए के पास बी से 10 रुपये कम है, कम किसके पास है? ए के पास। तो क्या ए बराबर बी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं ए को 10 रुपये दे दूँ तो बराबर हो गए ना ये, मतलब कम ए के पास है तो ए को ही दोगे ना। मैंने बोला कि एक पिताजी हैं, उनका नाम है ए, उनकी उम्र अपने बच्चे से 30 साल बड़ी है। सही बात है, पिताजी बड़े होंगे, बेटा भी है, तो क्या दोनों की उम्र बराबर होगी? नहीं। अब मैं 30 साल मैंने उनके बेटे को दे दिए, अब बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? क्या ये बात समझ आ रही है? बीच में साइन है बराबर का, तो हमको इधर उधर प्लस माइनस करके उनको बराबर करना है कैसे भी। देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, जैसे हम लोग सीसो गेम खेलते हैं, सीसो देखा है, उसमें क्या बैलेंस होता है ये इस तरीके से, और इस तरीके से बैलेंसिंग वाला गेम होता है। अब यहाँ बच्चे बैठ जाते हैं कैसे, और अभी जब कोई नहीं बैठा तो नॉर्मली बराबर है। मैंने कहा यहाँ पे एक आदमी बैठ गया भाई, जैसे मान लो तुम लोग को क्रिकेट के बारे में नॉलेज है, तो मैंने कहा यहाँ क्रिस गेल बैठ गया। कौन बैठ गया? क्रिस गेल बैठ गया यहाँ पे। इधर बैठा दिए युजवेंद्र चहल। किसे बैठा दिया? चहल को। अब जो बच्चे नहीं, यहाँ चहल बहुत ही लंबे चौड़े हैं, तो ये लोग गेम खेल रहे थे कि भैया कौन, तो जैसे ही जब ये लोग बैठे तो सीसॉ की कंडीशन क्या हो गई भाई साहब, ये ज़मीन है ना, तो ऐसे हो गई कंडीशन, ये चहल यहाँ पे आ गए और क्रिस गेल ज़मीन घुस गए। यस और नो? अब हमको इसे बराबर करना है, हमको क्या करना है? इसे बराबर करना है। हमने विराट कोहली और बैठा दिया, विराट कोहली को हमने बैठा दिया, क्योंकि क्रिस गेल तो भाई ठीक ठाक है। तो कमज़ोर कौन था? चहल। कम तो वजन इसका था ना, दोनों को बराबर करना था। तो मैंने इसमें यहाँ एक और ऑप्शन हो सकता था कि क्रिस गेल की टांग काट दे तो वजन कम हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा नहीं सही यार, वो बहुत ही रेस्पेक्टफुल प्लेयर्स हैं। तो हमने यहाँ पे किसी एक को बैठा दिया, या तो इनके साथ छटनी करते, कुछ काटा कुटी हम करते, वो हमें करना नहीं है। तो हमने क्या किया, एक प्लेयर को यहाँ पे ला के बैठा, दोनों बराबर हो गए ना, क्योंकि हमें दोनों का वजन बराबर करना है, क्योंकि इक्वेशन में क्या होता है? बराबर का साइन होता है। क्लियर है सर? तो बस अब मैं इससे ज़्यादा बुरा एग्जांपल नहीं दे सकता। अब समझ गए हो तुम लोग? इनको लिख लो, पहले लिख लो इनको, फिर क्वेश्चन कराते हैं ये। चलिए अब देखते हैं। कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। अब नहीं पता ना कितनी है, कह रहे इज है ट्वाइस, मतलब 2 टाइम, डबल है किसके? द कॉस्ट ऑफ अ पेन के। पेन की जो भी कॉस्ट है उसका डबल है क्या? नोटबुक। तो हमने कहा लेट, अब पता तो है नहीं, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, मैंने कहा मान लो क्या है? X रुपीज़, और लेट द कॉस्ट ऑफ पेन कितना है? Y रुपीज़। ठीक है, अच्छा अब समझो, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। अच्छा डबल कौन सी है? नोटबुक। तो एक बात सुनो, अब समझना, ध्यान से सुनना, क्या हम लोग x बराबर y लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते,
क्योंकि भाई बराबर कहाँ है, ये x क्या है, नोटबुक तो महंगी है, नोटबुक तो महंगी है ना, पेन के बराबर दोनों के प्राइस बराबर, कितनी महंगी है 2 टाइम्स, तो 2 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, अपोजिट में किया हमने। इसी चीज़ को बस आपको समझना, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मैं इसका वजन कम है तो ऐड इसी में तो करेंगे। अब ट्वाइस का मतलब है 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 का इसमें करेंगे तभी तो बात बराबर बैठेगी। एक बात सुनो, नोटबुक की कॉस्ट ज़्यादा है और पेन की कॉस्ट कम है, लेकिन हमें करना दोनों को बराबर। तो अगर 2 का मल्टीप्लाई नोटबुक में मैं भैया करोगे तो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, वो तो हमें दोनों को क्या करना है, बराबर। तो दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इतना ही बनाना था उसमें। कोई डाउट है तो बता दो कि 2 का मल्टीप्लाई सर उसमें क्यों किया आपने, इसीलिए मैं इतनी देर से एग्जाम्पल दे रहा था। क्लियर जानसी, क्लियर है ना। अब आप कहोगे सर नोटबुक है डबल, आपने 2 का मल्टीप्लाई पेन में कर दिया, अरे यार तभी तो बात बराबर बैठेगी। जैसे देखो इसकी हिंदी तो आप समझ गए होंगे, मान लो पेन अगर 5 रुपए का है तो नोटबुक कितने की होगी, 10 की, तो क्या 10 बराबर 5 है क्या, नहीं है, लेकिन अब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया बराबर है। क्लियर है। अच्छा जी, अब इनमें एक्स वाई जेड ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, वही स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को। सबसे पहला काम आर एच एस को 0 बनाओ। ये 9.35 पे क्या बार पढ़ चुके हैं, इसे ऐसे ही रहने दो। ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, तो मैं इसे माइनस का कर दूं, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या होगी भैया 2 जो एक्स के आगे है, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू -9. क्लियर है। अच्छा इसको मैं अलग से समझा देता हूँ, क्यों, कारण सुनो क्यों। x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस, इसके दो आंसर होंगे इसलिए बता रहा हूँ और दोनों ही ठीक है। a का x के आगे क्या लिखा हुआ है 1, b क्या होता है जो y के आगे लिखा है, तो y के आगे क्या -1/5, क्योंकि 5 भी तो y को छोड़ दो, बाकी जितना दिखे सारा लिख दो, तो y की वैल्यू क्या होगी माइनस। अच्छा c क्या होगा -10। एक तो आंसर ये है, या फिर एक बच्चा इसको ऐसे भी कर सकता है, आंसर वो भी ठीक है, वो एलसीएम ले ले 5, क्या ले ले 5, तो ये 5x माइनस का y और माइनस का 50 को 0, और ये 5 चला जाएगा 0 में मल्टीप्लाई में, तो क्या इतना बचा। अब a की वैल्यू क्या हो गई 5, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -5, दोनों ही ठीक है। ये लिख के आ जाओ, आपको एनसीईआरटी में जो आंसर मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, बट है ये भी ठीक, ठीक है। आ जाओ भैया यहाँ पे, अब ये प्लस का 6 इधर लेकर किसका होगा माइनस का, तो a की वैल्यू क्या है -2, b की वैल्यू क्या जो x y के आगे लिखा है, और c कितना है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये 3y ये इधर लेकर किसका हो जाएगा माइनस का, और इधर कितना हो जाएगा 0, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1 जो x के आगे लिखा होता है, b की वैल्यू क्या हो गई -3। वैभव बताएगा, वैभव c क्या है इसमें, वेरी गुड। अब यहाँ पे ये माइनस का 5 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और बराबर में क्या हो गया 0, तो a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 0। अब ये 3x है, अब देखना यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 3, वैभव y क्या होगा इसमें y है 2x, चांटा लगेगा। y क्या होता है, b क्या होता है b जो y के आगे लिखा है, y कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अच्छा वो दूर बैठा ना इसलिए, तो b की वैल्यू क्या हो गई x, a की वैल्यू क्या होगी 3 और b की वैल्यू क्या होगी 0, c की वैल्यू 2, ठीक है। अच्छा यहाँ की x है नहीं है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 0, और b क्या है जो y के आगे कितना लिखा है 1, और c कितना है, एक और बचा हुआ है शायद, क्या है देखना लास्ट वाला 5 = 2x, देखो ये रहा एक 5 = 2। अब देखो समझो, या तो 2x को इधर लेकर या इसको इधर ले, किसी को कर लो, मैं इधर लेके आता हूँ इसे, 5 - 2 है। बताओ a की वैल्यू क्या है वो -2, और b की वैल्यू क्या है तो 0, वेरी गुड, क्योंकि y अवेलेबल नहीं है। और c क्या भाई साहब 4.1 खत्म विद एग्जाम्पल, इंट्रो पार्ट सब कुछ हो गया। आज ही जाके इनके नोट्स बनाना जाके, ठीक है, तो ही समझ आएगा तुमको।